अब हमें ये ध्यान देना है कि मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है x, और अगर ये x है तो स्क्रीन की लेंस से डिस्टेंस कैपिटल D माइनस एक्स हो जाएगी अपने आप। लेट अस अज्यूम दैट जब x डिस्टेंस पे है तो वो स्क्रीन पर इमेज बनाता है, ऐसा मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम लेंस फॉर्मूला लगाएं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को सब्स्टिट्यूट कर देंगे d माइनस एक्स, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे इमेज बन रही है। u को माइनस एक्स लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा 1/f के। तो 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा d माइनस एक्स इंटू एक्स और x प्लस d माइनस एक्स इक्वल टू 1/f। तो ये x से x कैंसिल हो जाता है। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी df इज इक्वल टू dx माइनस एक्स स्क्वायर, या इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। अब देखो, आप देख सकते हो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, इसका डिटर्मिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस 4df मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन आया, d माइनस 4f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d तो ग्रेटर देन 0 है ही सही, इसका मतलब d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब यही तो बात हम यहाँ पे बोल रहे थे, ये जो बात बोल रहे थे वो यही तो थी। ठीक है, हमने तो बल्कि क्या इंश्योर कर दिया, 4f के इक्वलिटी भी नहीं है, हमने तो d को 4f से बड़ा रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी मुझे। We will obtain two different values of x from this equation। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन को अपन नोट करते हैं। अगले पेज पे चले बच्चों, ये नोट किया सबने? ठीक है, इसको नोट कर लो। कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ ने नहीं किया। लेट अस वेट फॉर 1 मिनट, तब तक वो नोट कर ले।
डन, ओके। अगले पेज पे चले। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0 and since d is greater than 4f, two distinct values of x will be obtained as solution of above equation. अच्छा, let the solutions, let the values of x obtained are हाँ बेटे, देखो तो एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशन मिलते हैं then what will be the sum of roots of these solutions? इनका सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? माइनस बी बाई ए के हिसाब से ये सम ऑफ रूट कैपिटल डी आ जाएगा ना। ये सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा बेटे? कैपिटल डी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू x आ रही है तो दूसरी वैल्यू d माइनस एक्स आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक वैल्यू अगर x आ रही है तो दूसरी वैल्यू जो आनी चाहिए वो d माइनस एक्स आनी चाहिए। मतलब ध्यान दो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन रखा हुआ है हमने इसके साथ, और हम मान रहे हैं कि लेंस की कुछ ऐसी पोजीशन के लिए जहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से x थी और इमेज बन रही थी कितनी डिस्टेंस पर? इमेज बन रही थी
d माइनस एक्स डिस्टेंस पर। तो क्या है, इस लेंस की एक और पोजीशन एग्जिस्ट करेगी जहां पर वापस से इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन जाएगी। अगर इस लेंस को हम शिफ्ट करें तो क्या होगा, एक और पोजीशन लेंस की ऐसी मुझे मिलेगी जहां पर अगेन आई विल ऑब्टेन इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और वो कौन सी होगी, वो d माइनस एक्स हो जाएगी, राइट। वो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी d माइनस एक्स। कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तो हमने फिक्स की रखा है, राइट। लेंस की एक पोजीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी, एक और पोजीशन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जहां पर फिर से इमेज जो है वो स्क्रीन पर बनेगी। अब की बार ये जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की लेंस से, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे, वो डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एक्स। और ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस तो कैपिटल D है इसी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस आपस में इंटरचेंज हो गए। जितनी डिस्टेंस पे पहले ऑब्जेक्ट था लेंस से, उतनी डिस्टेंस पे अब इमेज आ गई। और जितनी डिस्टेंस पर इमेज थी, अब उतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आ गया। ये एक तरीके से अपन डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी बोल सकते हैं ना। हम क्या है, प्रिंसिपलिटी से भी ऐसा बोल सकते थे, ठीक है। जैसे तुम ऐसे सोचो कि ये हमारा लेंस है और यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे इस प्रकार से जाने वाली रेस यहाँ पे जाकर के लेंस से कन्वर्ज हो रही है। ऐसे जाने वाली रेस इधर जाकर के कन्वर्ज हो रही है। ये इमेज बन रही है। तो अगर मैं इमेज पर ऑब्जेक्ट रख दूं, रेस को ऐसे भेजने लग जाऊं, तो ये वापस इसी तरह का पाथ फॉलो करेंगे। रिफ्रैक्शन में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो फॉलो होता ही है ना। तो ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है, तो इमेज मान लो y डिस्टेंस पे बन रही है। अब आप ऑब्जेक्ट को y डिस्टेंस पे रख दोगे तो इमेज x डिस्टेंस पे बनेगी ही बनेगी। तो ये इंटरचेंजेबल होंगे। और जो कि वो इस इक्वेशन से भी दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस हमने x माना था, उसकी दो वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और वो दो वैल्यूज ऐसी हैं कि उनका सम कैपिटल D के बराबर है। यानी कि एक अगर x है तो दूसरी d माइनस एक्स हो जाएगी। और ये d माइनस एक्स है तो उधर जो बची हुई है वो x हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है, हमें दे दिया जाता है कि भाई स्मॉल d is the displacement of the lens between two positions where a sharp image is obtained on the screen. Small d is displacement of lens between two positions for which sharp image of given object is obtained on screen.
अच्छा, एक बात ध्यान दो, डिस्टेंस है, तो अगर अपन x1 कहें एक सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये वाली डिस्टेंस x2 आ जाएगी दूसरा सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन दोनों में डिफरेंस जो है x2 और x1 में, वो d स्मॉल d के बराबर है ना। यानी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू स्मॉल डी, राइट। तो व्हाट आई कैन से इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्मॉल डी, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर। x1 plus x2 I know from this equation, that is capital D का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो d इंटू एफ आएगा। दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहां से हमें f की वैल्यू पता लगा, तो डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df, या f की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल डी। दिस इज द फॉर्मूला, ये याद रखना है। क्या है ये फॉर्मूला, क्या कहता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पता है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटे, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, और अगर आपको लेंस की दो पोजीशंस के बीच का डिस्प्लेसमेंट पता है, ये दो पोजीशंस की क्या खास बात है, इन दो पोजीशंस के लिए ही ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर मिलती है। D is displacement of lens between two positions for which sharp image is obtained on screen। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी की मदद से हम फोकल लेंथ को सीधे सीधे डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में ये पूरा सेटअप समझाया नहीं जाता, डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कैपिटल डी इतना है, स्मॉल डी इतना है, फोकल लेंथ पता करो। आपको खुद अपने आप समझ जाना है इसका क्या मतलब। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अच्छा, पिछले पेज पे कुछ नोट तो करना नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल। x1 प्लस x2 कैपिटल डी कैसे आया, एक बच्चा पूछ रहा था। बेटे ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है ना, x1 x2, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए करो तो माइनस ऑफ माइनस डी बाई 1, तो कैपिटल डी तो आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस काफी सारी पोजीशंस के लिए रियल इमेज बनाएगा, हाँ काफी सारी पोजीशंस के लिए रियल इमेज बनाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस फिक्स रख देंगे, तो फिर वो फिक्स रखते हुए हमें दो ही पोजीशंस मिलेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर, कॉन्वेक्स लेंस तो काफी सारी पोजीशन के लिए रियल इमेज बनाता है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कई सारी पोजीशंस के लिए बनाता है, लेकिन यहाँ पर हमने साथ में एक कंडीशन और डाल दी है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया है। ठीक है, तो उस केस में कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं देखूं तो फिर दो ही पोजीशंस एग्जिस्ट करेंगे।
ये बात समझ में आई बेटा? देखो, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि भाई सर कॉन्वेक्स लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कई सारी पोजीशन के लिए बनाता है ना? बात बिल्कुल सही है। फॉर मेनी पोजीशंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इट फॉर्म्स रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। बट यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट अबाउट रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, इट इज, हमने क्या किया है, कैपिटल डी को कांस्टेंट रख दिया। आई एम नॉट चेंजिंग कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल डी? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। इसको कांस्टेंट रखते हुए मुझे क्या करना है, पता लगाना है कि कितनी डिस्टिंक्ट पोजीशंस एग्जिस्ट करेंगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर आप फिक्स कर देते हो तो फिर क्या होगा, फिर मेरे को कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही मिलेंगी जिसके लिए ऑब्जेक्ट की इमेज उस फिक्स्ड डिस्टेंस पर बन जाएगी। और हमने तो देखो क्या किया, लेंस फॉर्मूला में सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी और अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ये बता रही है कि मैक्सिमम कितने रूट्स मिल सकते हैं, दो रूट्स मिल सकते हैं। और वो दो रूट्स की भी क्या कंडीशन है कि डिस्टेंस कैपिटल डी 4f से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होना ही मैथमेटिकली ये हमें बता रहा है कि ओनली टू सॉल्यूशंस आर पॉसिबल प्रोवाइडेड कैपिटल डी इज फिक्स्ड। आप कैपिटल डी को बदलते जाओ ना, 4f से बड़ी अलग अलग वैल्यू ले लो तो क्या होगा, 4f के लिए दो वैल्यूज मिलेंगी, फिर 5f के लिए फिर दो वैल्यू मिलेंगी, 6f 7f, ऐसे इनफाइनाइट अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी अपने को। बट फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपिटल डी यू विल ओनली ऑब्टेन टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ओके। सर हाँ सर एक्सपेरिमेंट के टाइम हमें तो एक्स की सीधा डायरेक्ट वैल्यू पता लग जाएगी ना, तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यूज का क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, देखो वैसे वैसे क्या है, वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट एक्स अपन एक्स ही नाप लो। कोई बच्चा कह रहा है कि सर इसमें हम ऐसा क्यों कर, डी स्मॉल डी पे के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, अपन तो एक्स ही नाप लेते हैं ना सीधे सीधे, और एक्स पता है तो डी माइनस एक्स पता चल जाएगा, लेंस फॉर्मूला लगा करके पता कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक्चुअल में देखा क्या जाता है कि वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से नापना थोड़ा मुश्किल होता है, rather than it is easy to measure how much the lens has been displaced experimentally, है ना? और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में तो अगर मान लो हमें एक्स दिया ही ना जाए, क्वेश्चन पूछना वाला तो कुछ भी चीज दे सकता है ना, तो मान लो उसने एक्स दिया ही नहीं, सिर्फ स्मॉल डी ही दे दिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले ही रहा हूं अभी तुम्हारे सामने, अगले पेज पे चलते हैं अपन, यू विल अंडरस्टैंड। देखो क्या है, मान लो हमसे कहा जाए कि in displacement method for determination of focal length, distance between object and screen is kept fixed as 1 meter. Distance between object and screen is kept fixed as 1 meter, and it is found that for two different
positions of lens separated by 60 centimeters. The image is obtained on the screen. The image is obtained on the screen. Then find the focal length of the lens. तो देखो बेटे, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल डी दिया हुआ है क्या? कैपिटल डी इज 1 मीटर. स्मॉल डी दिया हुआ है क्या? हाँ, स्मॉल डी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. कई लोगों ने आंसर दिया भी है. ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.36 divided by 4. What is 1 minus 0.36? It is 0.64 divided by 4. तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर्स या 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इसकी आएगी. कुछ लोगों का आंसर गलत आया. कुछ लोगों का आंसर आया 20 सेंटीमीटर. ओके, ये समझ में आया बेटे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से वही आदमी समझ पाएगा जिसको कि डिस्प्लेसमेंट मेथड ठीक से पता हो. वही समझ पाएगा कि ये कैपिटल डी और स्मॉल डी दिया हुआ. करने को कुछ नहीं है करना, खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. लेकिन फॉर्मूला कौन सा है, कैपिटल स्मॉल डी, ये वैल्यू पता लगाने के लिए ये चीज का अच्छे से पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है. सबको समझा बच्चों? ओके ओके. अब देखो, जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे.
है ना? in displacement method, for determination of focal length, the distance between object and image, object and screen is kept as equal to 80 centimeter. It was found that there exists only one position of lens for which image of object is obtained on the screen. Then find the focal length of the lens. वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिया है, आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट है। छह आंसर मिले हैं मेरे को एंड ऑल 6 आर करेक्ट। इट इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर इज 20 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या है बेटे? 20 सेंटीमीटर। देखो इस केस में क्या होगा,
ध्यान दो, हम लोगों ने कहा था कि भाई d ग्रेटर देन 4f पर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x मेरे को मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही वैल्यू ऑफ x मिल रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक ही वैल्यू ऑफ x मिल रही है, तो क्या होना चाहिए उसका, कैपिटल D 4f के बराबर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0, b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। दिस इंप्लाइज d शुड बी इक्वल टू 4f, या f किसके बराबर आ जाएगा, d बाई 4 के बराबर। d 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर बाई 4 यानी कितना, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी था सोचने का कि साहब f बराबर होता है d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, यहाँ पर स्मॉल d को 0 रखते हैं अपन, पुट स्मॉल d एज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही पोजीशन लेंस की ऐसी मिल रही है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बन जाती, तो स्मॉल d 0 हो गया एक तरीके से। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल D स्क्वायर अपॉन 4d यानी d बाई 4, तो 80 बाई 4 मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई भाई सब। एक बच्चे ने 15 सेंटीमीटर आंसर दिया था। हाँ बेटे, आपको समझ में आया कैसे होगा ये, 20 सेंटीमीटर कैसे आए। कैपिटल डी एज इंफिनिटी, क्यों भाई कैपिटल डी को इंफिनिटी क्यों लेंगे, कैपिटल डी क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना हमें। स्मॉल डी एज इंफिनिटी, नहीं नहीं नहीं, स्मॉल डी को इंफिनिटी नहीं लेना है। भाई लेंस को तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस, लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलनी है तुमको, तो लेंस को रखोगे तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में ही ना, ठीक है। अगर स्मॉल डी को इन्फिनिटी रख दिया तुमने, मतलब लेंस को स्क्रीन से भी आगे ले गए, ठीक है, लेंस को कहाँ ले गए, स्क्रीन से भी आगे ले गए, तो फिर स्क्रीन पे कैसे इमेज बनेगी, स्क्रीन पे तो इमेज बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो स्मॉल डी इंफिनिटी का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, स्मॉल डी इंफिनिटी पर तो क्या होगा, जो आपका लेंस है वो स्क्रीन के भी आगे निकल गया, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ऑब्जेक्ट यहाँ है, स्क्रीन यहाँ है, और ये लेंस यहाँ। अब स्क्रीन पे तो रियल इमेज ही मिल सकती है अपने को, वर्चुअल इमेज तो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब इसकी रियल इमेज तो लेंस के आगे ही बनेगी ना, पीछे तो बन नहीं सकती है, राइट। तो लेंस हैज टू लाई बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के लिए क्या है बेटे, ऐसा तो डायग्राम ही संभव नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आई बात बेटे, स्मॉल डी को इन्फिनिटी क्यों नहीं लेना है। ओके, अच्छा। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में ही एक और ऑब्जर्वेशन आप देखो क्या है, कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई लेंस की दो पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज
बनती है कहाँ पर? दो पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज बन स्क्रीन पर। एक में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x मानूं तो इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाती है, और दूसरी पोजीशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाती है d माइनस एक्स और इमेज डिस्टेंस हो जाती है x। अब हम मानते हैं कि लेट h1 h2 be the height of image formed in two different positions of lens. And HO be the height of object. हमें ये पता है लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या रेशियो होता है? मॉड v बाई मॉड u। तो पहले वाले केस में h1 अपॉन ho को मैं क्या लिख सकता हूं? d माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है बेटे, इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, और सेकंड वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज h2 है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट तो वही है h, लेकिन अब इमेज डिस्टेंस हो गई है x, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया है d माइनस एक्स। दिस इज फॉर पोजीशन 1। and this one is for position 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1 एंड 2। तो क्या होगा बेटे? h1 अपॉन ho इंटू h2 अपॉन ho, और RHS में मेरे पास क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन d माइनस एक्स। तो RHS में 1 मिल जाएगा क्या हमें? तो दैट मीन्स h1 h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर आ जाएगा किसके? अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2, है ना? Where what are h1 and h2? h1 and h2 be the heights of image formed in two different positions of lens. ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता, कर लो सब लोग।
हाँ, एक बच्चे को कॉपी करना है मुझे। हो जाए कॉपी तो बता देना मुझे। ओके, देखो सिंपल सी बात है, हमसे कहा जाए कि इन डिस्प्लेसमेंट मेथड the heights of images formed the heights of images formed in two positions of length were 9 centimeters and 4 centimeters. Were 9 centimeters and 4 centimeters. Find the height of the object. Also find the focal length of the lens. If the distance between the object and the screen is the distance between object and the screen is 50 centimeters. ये पहला वाला जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये ठीक से दिख रहा है ना वो, दिस इज 9 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सब लोगों का सही आ रहा है, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, अंडर रूट H1 × H2। देखो भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला तो हमने देखा, अंडर रूट H1 H2 आ जाता है, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका रूट यानी कितना, 6 सेंटीमीटर ऐसा। अब फोकल लेंथ की बात है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस की पोजीशन है, यहाँ स्क्रीन। अच्छा, एक बात हमें पता है कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट है 6 सेंटीमीटर, और इमेज जो बनती है एक बार, वो कितने सेंटीमीटर हाइट की बनती है, 9 सेंटीमीटर हाइट की। ठीक है, तो अपन तो इसी केस को लेकर के चल लेते हैं, है ना। इस डिस्टेंस को x1 मानो और इस डिस्टेंस को x2 मानो, या अगर इस डिस्टेंस को x मानते हो आप, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, 50 - x के बराबर। ये डिस्टेंस x है, तो यार डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 - क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस हमें 50 सेंटीमीटर दी। राइट, अब देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 9 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर है, इसको मॉड v बाई मॉड u लिख सकता हूँ। मॉड v क्या है, इमेज डिस्टेंस, दैट इज 50 - x, और मॉड u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज x। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा भाई, 3/2 इज 50 - x अपॉन x।
बीच में इंटरनेट कनेक्शन वेंट ऑफ फॉर अ ब्रीफ वाइल एंड उसकी वजह से अपना वो जो व्हाइट बोर्ड था वो चला गया था। ठीक है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं लिखता हूँ, है ना। देखो हमने देखा है कि x कितना आ गया था 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब d माइनस एक्स कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये x क्या था, मॉड u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ये क्या है मॉड v। तो लेंस फॉर्मूला लगा दें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को तो आप +30 लिख देंगे, u को लिख देंगे -20 इक्वल टू 1/f। तो आ जाएगा यहाँ से 60 एलसीएम, 2 + 3 इक्वल टू 1/f, यानी f की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर f की वैल्यू। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इमेज हाइट आपने 9 सेंटीमीटर ही क्यों ली, एक और भी तो इमेज हाइट दी हुई है, 4 सेंटीमीटर भी तो इमेज हाइट दी हुई है। बेटे उससे भी आंसर अपना यही आएगा। इफ वी कंसीडर इमेज हाइट एज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वाला केस, ये वाला केस अगर अपन कंसिडर करें, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपके लिए 6 सेंटीमीटर ही रहेगी, इमेज हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो हम ऐसा करें, इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस 50 - y हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इज इक्वल टू 50 - y अपॉन y। तो क्या मिल जाएगा, 2/3 इज 50 - y अपॉन y। दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 150 - 3y, या 5y इज 150। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, और 50 - y की क्या वैल्यू आ जाएगी 20। तो इमेज 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फिर से फॉर्मूला आप लगाओगे, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो v को तो लिख दोगे +20 और u को लिख दोगे -30 इक्वल टू 1/f। फिर से यही वाली इक्वेशन बन गई कि नहीं, तो यहाँ से भी f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। दोनों ही डेटा में से कोई भी डेटा, एक डेटा आप लेकर के कर सकते हैं। तो आइदर भी टेक दिस height of image as 9 centimeter, either this case we consider, or we consider one of these two case you can consider। समझ में आई भाई बात सबको, is it clear to everybody? Okay,
स्मॉल डी का वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं। स्मॉल डी का क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही बात, ऐसा भी कर सकते थे, है ना। देखो एक और मेथड एक बच्चा बता रहा है, वो कह रहा है सर स्मॉल डी की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि जो दो पोजीशंस हमें मिल रही हैं वो कौन कौन सी मिल रही हैं, एक मिल रही है 30 सेंटीमीटर और एक मिल रही है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस। देखो y की वैल्यू 30 मिली है और x की वैल्यू 20 मिली, राइट। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर, राइट। y 30 आया है, x 20 आया है। तो ऐसा भी कर सकते थे आप, स्मॉल d की वैल्यू भी पता चल गई 10, तो f को लिख दो d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d। कैपिटल T है तो 50 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 200। तो 2500 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 2400। 2400 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 12 सेंटीमीटर f की वैल्यू। ऐसा भी कर सकते थे, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चों, हम क्या है यहाँ पर ग्राफ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ग्राफ्स। तो एक तो हम बात करते हैं 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ के। और 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ आप बना सकते हो कन्वर्जिंग लेंस के लिए, या आप इसको बना सकते हो डाइवर्जिंग लेंस के। या इसको हम बना सकते हैं इसके लिए डाइवर्जिंग। देखो 1/v और 1/u में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन सिंपली इतना होता है, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। अब आप 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ बनाना चाहते हो, यानी 1/v को तो रखना चाहते हो y y, और 1/u को रखना चाहते हो कितना? x। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? y माइनस एक्स इज 1/, है ना। अब 1/f तो कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेंस, 1/f इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेंस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये तो क्या है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गई। विद स्लोप इक्वल टू 1, या इंक्लिनेशन कितना हो गया? 45। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बेसिकली y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा। कन्वर्जिंग लेंस के लिए f पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस के लिए f नेगेटिव। इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस का लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? वो ग्राफ बनेगा वन स्लोप वाला, वो ग्राफ बनेगा वन स्लोप वाला और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाला, ऐसा ग्राफ।
ये जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री के बराबर एंगल, और ये है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या वैल्यू बताता है, 1/f को कांस्टेंट माना है अपन ने, तो ये वैल्यू 1/f बता रहा है। y एक्सिस पे 1/v, x एक्सिस पर 1/u। देखो 1/u जीरो होने का मतलब क्या है, 1/u जीरो होने का मतलब है u टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जब u इंफिनिटी होगा तो v f के बराबर ही आएगा। तो 1/v किसके बराबर आ जाएगा, 1/f के बराबर। और ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर 1/v जीरो हो गया है। 1/v जीरो मतलब v इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट माइनस एफ पे होना चाहिए, यू शुड बी इक्वल टू माइनस एफ। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/f। तो जो ग्राफ है वो इस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा। इस क्वाड्रेंट में 1/u पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और 1/v नेगेटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जिंग लेंस never forms virtual image of virtual. Converging lens never forms virtual image of virtual object। या इसको दूसरे शब्दों में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनाए। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, देखो जब 1/u नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ समय सेकंड क्वार्टर में भी पास हो रहा है, कुछ समय थर्ड क्वाड्रेंट में भी पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की तो रियल इमेज भी बना सकता है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को शो करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज को शो करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को शो करता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनाएगा। कन्वर्जिंग लेंस will always form real image of virtual। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, उसके लिए जब 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ हम बनाएंगे, तो इक्वेशन तो यही वाली लगेगी उसके लिए भी। इट विल बी गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन ओनली, बट ओनली थिंग इज दैट कांस्टेंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि उसके लिए कांस्टेंट 1/f के बराबर है और f नेगेटिव होता है। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा उस वाले ग्राफ का, तो वो ऐसा बनेगा।
ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा, जरा देखो तो। ये ग्राफ जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से पास नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/u नेगेटिव है। 1/u नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और 1/v पॉजिटिव का मतलब रियल इमेज। 1/v पॉजिटिव मतलब रियल, है ना। देखो लेंस के केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं ना रियल इमेज, इसको बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज का v पॉजिटिव होता है, ठीक है, और रियल ऑब्जेक्ट का u नेगेटिव, ठीक है। तो 1/v पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, 1/u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। तो ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी नहीं बनाएगा, ये हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। डाइवर्जिंग लेंस है ना, डाइवर्जिंग लेंस है तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। हम लिख सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म्स virtual image of real. Diverging lens will always form virtual image of real. ये बात समझ में आती है बेटे? अच्छा, उसी तरह से हम v वर्सेस u ग्राफ्स भी बना सकते हैं। v और u में क्या रिलेशन होता है, 1/v माइनस 1/u इज 1/f, या 1/v को लिख सकते हो 1/u प्लस 1/f। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी f प्लस u अपॉन u इंटू एफ, या v को लिख सकते हैं u इंटू एफ अपॉन u प्लस। अब देखो v और u के बीच में ग्राफ बनाओगे, क्योंकि u वाली टर्म डिनोमिनेटर में भी आ रही है, तो ऑब्वियसली ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। फिर से हम देखेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए कैसा बनेगा और डाइवर्जिंग लेंस के लिए कैसा ग्राफ। देखो ध्यान दो बेटे, जब u 0 होगा तो v भी 0 होगा। u 0 मतलब ऑब्जेक्ट पोल पर तो इमेज भी पोल पर। अब पहले रियल ऑब्जेक्ट वाले केसेस देख लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट मतलब u को नेगेटिव करना, तो ऑब्जेक्ट को मैं पोल से लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ। तो हमें पता है पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है। पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब v नेगेटिव आएगा, और ये -f पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो इमेज जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी पर बनने लग जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस के इधर आया
इमेज प्लस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, इमेज प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट 2f पे पहुंचेगा तो इमेज भी, जब ऑब्जेक्ट -2f पे पहुंचेगा तो इमेज +2f पे पहुंच जाएगी। और फिर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इमेज फिर से f पर बनने लग जाएगी। तो ये ग्राफ धीरे धीरे f को अप्रोच कर, उसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये पूरी बात हो गई किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के। इन्फिनिटी तक भेज दिया हमने ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे तो जब -2f पे था तो इमेज +2f पे बन रही। और फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर उधर जाता जाएगा, इमेज जो है वो फोकस पर आती। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो हमेशा रियल इमेज ही बनेगी, और ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज पोल पे। ऑब्जेक्ट को पोल से आगे आप इंफिनिटी तक ले जाओ तो इमेज जो है वो पोल से +f तक जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसा, दिस इज v वर्सेस u ग्राफ फॉर कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी बना सकते हैं अपन। देखो, डाइवर्जिंग लेंस के लिए हमें बस क्या करना है, f को नेगेटिव ही बनाना है। तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे रहेगी। तो 0,0 से ग्राफ स्टार्ट होता है। पहले रियल ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो रियल ऑब्जेक्ट की वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाने का मतलब क्या है, जैसे ही u को आप नेगेटिव करोगे, v विल आल्सो बिकम नेगेटिव, राइट। और ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं तक भी चल जाए, u हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट 0 पे है तो इमेज भी 0 पर। ऑब्जेक्ट लेंस के पीछे जाएगा तो इमेज भी नेगेटिव साइड पे जाने लग जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा तब जाके इमेज जो है वो फोकस तक पहुंचेगी। तो ये इस तरह से। और जब u को पॉजिटिव रखोगे, आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखोगे, तो फिर उस केस में क्या होगा भाई, u को -f रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। ये कब होगा, जब u को रखते हैं कितना, -f के बराबर। और जैसे ही -f से आगे लेते जाओगे, इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी। और फाइनली ऐसा ग्राफ। देखो यहाँ पर f नेगेटिव, तो -f पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ और +f नेगेटिव साइड, क्योंकि f इटसेल्फ इज नेगेटिव। इसके लिए क्या है, इसके लिए f पॉजिटिव।
तो ये इस तरीके से ग्राफ्स बनेंगे भाई, है ना। इनको एक बार और घर पे नोट्स के थ्रू दोबारा पढ़ना, बाकी फिर अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्या है, सेक्शन एफ के क्वेश्चंस को वैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन। अच्छा, पावर, देखो पावर कुछ नहीं बेटे, पावर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, पावर ऑफ ए लेंस बराबर होता है 1/f के। पावर इन डायोप्टर निकालना है आपको, तो क्या करो, 1/फोकल लेंथ इन मीटर रखो, है ना। जैसे अगर फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/, अब 20 सेंटीमीटर नहीं रखूंगा, उसको क्या लिख दूंगा 0.2 मीटर, यानी +5 डायोप्टर्स, ये पावर होती है, ठीक है। बस इतना ही पावर का कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, अगर नहीं आते हैं तो मैं डिस्कशन के समय पर उसको और बता दूंगा।